गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और आप मेरे विचार बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ भारत-पाकिस्तान के रिश्तों की जब बात आती है, ख़ासकर उसमें जब व्यापार की बात आती है। तो आप जानते हैं कि मेरा व्यापार को लेकर कभी पिछले उसमें कभी कोई बड़ा इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा है क्योंकि भारत इन इस राह पर चलकर पहले देख चुका है। और वो ये देख चुका है कि बदले में न सिर्फ़ हमेशा बैक स्टैबिंग हुई है, बल्कि हमेशा भारत का ही नुकसान हुआ है। और नुकसान हमेशा पैसे से नहीं होता है, नुकसान हमेशा यही नहीं होता है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया, क्या आपका फ़ायदा हुआ, क्या मुनाफ़ा हुआ, क्या 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 नुकसान हुआ, यही नहीं होता। आप जब सालों तक एक प्रोजेक्ट पर, एक आइडिया पर इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से निकलने के लिए बाद में निकलता है बाबा जी का टुल्लू, तो फिर वो जो तमाम इन्वेस्टमेंट आपकी समय की, आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, जो उसमें आप मेहनत करते हैं उस सब की, ये तमाम की तमाम जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। और वो नुकसान भी कोई कम बड़ा नुकसान नहीं, को कम छोटा नुकसान नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है छोटा नुकसान क्योंकि अगर आप उसी वक़्त को किसी नॉर्मल मुल्क के साथ में अपने संबंधों को, अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाते, तो शायद वो कहीं बेहतर कॉन्क्रीटली रिस्पॉन्ड करता और उसके जो जो नताइज बाहर आते, वो कहीं बेहतर आते। तो वो जो वेस्टेज है, वो आपको हमेशा के लिए लिंगर ऑन करती रहती है। और बाय द वे, ये एक बार नहीं, भारत ने दरअसल ऐसा कई-कई बार किया है। इतना ही नहीं, आप जानते होंगे कि 1990 आई थिंक 1996 में भारत ने इनको एमएफएन दिया था। और उसके बाद में इनके यहाँ पर तमाम जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, जमात-ए-इस्लामी वगैरह पाकिस्तान में, इन्होंने खूब हल्ला मचाया। उसका उन्होंने उर्दू तर्जुमा ट्रांसलेशन किया एमएफएन यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का, कि ये सबसे पसंदीदा मुल्क। तो वो सबसे पसंदीदा मुल्क के नाम पर ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का ट्रांसलेशन देकर और फिर वो जो जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो भड़काया गया। और नतीजा ये कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया। और नतीजा ये, और फिर उसमें तरह-तरह के जब ये टेररिस्ट अटैक आते रहे, कहीं कुछ हुआ, मुंबई-शुम्बई सब होते हुआ थे। भारत ने अंततः थक-थका कर, और बाद में आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी के कई ट्रिप लगे थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। उस सब के बाद भी अल्टीमेटली 2019 में आकर भारत ने हाथ धोए, उन्होंने कहा भैया हम गंगा नहाए, जान छोड़ो हमारी, और हमारे बस का झेलना नहीं है तुमको। और 2019 का वो टाइम था और आज का दिन है। तो वो एमएफएन भी उड़ा उड़ा और वो आज तक व्यापार दोबारा शुरू नहीं हुआ है। हालाँकि इसमें जो बात समझने की है वो ये कि तमाम तमाम ट्रेड को जो बंद करने की ज़िम्मेदारी है, वो स्क्वायरली पाकिस्तान के ऊपर आती है। क्योंकि जब वो जो 5 अगस्त वाला जो गेम हुआ था 2019 वाला, जब हमने 370 ए वापस किया था, हमने ख़त्म किया था, बल्कि वापस किया गया था, ख़त्म किया था। तो उसके बाद में इनके यहाँ जो उछल-कूद मची, उस उछल-कूद के नतीजे में इन्होंने सबसे पहला फ़ैसला यही किया था कि अ, हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करते। और अब फिर आपको याद होगा वो सारा तमाशा, एक बार मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किस तरह से फिर वो विदिन डेज़ जो है आपको फार्मास्यूटिकल यानी बेसिक दवाइयों की, रेबीज़ के इंजेक्शंस की, इन सब की आपको मुश्किलें पड़ खड़ी हो गई। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन्होंने पहले सोचा हम चाइना से ले लेंगे, इमरान खान था, उन्होंने कहा हम चाइना से ले लेंगे। तो पता लगा कि वहाँ के साँप और वहाँ के कुत्तों के लिए फिर ये जो पाकिस्तानी जो कुत्ते हैं और साँप हैं वो इंडिया के जैसे हैं। तो वो वैक्सीन यहीं वाली काम करेगी, वहाँ वाली काम ही नहीं करेगी। तो नतीजा ये हुआ कि फिर सरेंडर किया इन्होंने आके, नहीं जी ये तो दे ही दो। और भारत ने वो भी प्रोवाइड की, वो आज तक चल रहा है मसला मसला। मगर मित्रों, इस सब के बाद में अभी पीछे जब ये आवाज़ दोबारा से उठी, जिसका ज़िक्र सबसे पहले इशाक डार ने किया। इशाक डार ने अपनी लंदन ट्रिप के दौरान जब ये बात कही कि भई हमारे ऊपर बिज़नेसमैन लगातार ये प्रेशर डाल रहे हैं कि हम भारत के साथ अपनी ट्रेड को खोलें। तो वो सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत का एक बार फिर से मतलब ये विदिन पाकिस्तान ये बात शुरू हुई। फिर उस पर कोई भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस सारी बातचीत में कहीं एक बार ये ज़िक्र ज़रूर आया, एक दिन मिफ्ता इस्माइल ने ये बात कही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक़्त को याद करते हुए ये बात कही, मिफ्ता इस्माइल ने, कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मीटिंग के दौरान जयशंकर जी से मैंने बात करने की कोशिश की थी कि भई कैसा रहे अगर ये ट्रेड दोबारा से शुरू किया जाए भारत-पाकिस्तान के बीच में। और उनका ये कहना है, मतलब ज़ाहिर है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन है जो मिफ्ता इस्माइल ने दी है और जयशंकर जी का रिस्पॉन्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं आया है।
उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की, ज़रूरत ही नहीं समझी उन्होंने, ठीक है। तो मुफ्ताह इस्माइल जी का ये कहना था कि जब मैंने जयशंकर जी से बात करने की कोशिश की उस मीटिंग की साइडलाइंस में, तो जयशंकर जी ने सिर्फ़ मुस्कुराकर यही कहा कि मुझे 2-1 रोज़ का वक़्त दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और फिर वो आज तक दिन नहीं आया। तो मित्रों ये रही ये वो घटनाक्रम है। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि लंदन वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो थे हैं इनके इशहाक डार साहब, जो कि अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद में आकर अभी पिछले हफ्ते एक बार फिर से मैंने इन्फॉर्म किया था आपको एक व्लॉग में कि जहाँ इनकी मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम लोग इंटरनली यानी कि विद बिज़नेस कम्युनिटी इस आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे इस सब के बीच में कहीं भी भारत बीच में नहीं आता है। भई किसी किसी के दिमाग में आइडिया उपजा, किसी ने अपने मिनिस्टर को कहा विद इन पाकिस्तान इसके ऊपर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो डिस्कस कर रही है। विद इन पाकिस्तान जो उनका मिनिस्टर है, वो अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ में इस आइडिया पर काम कर रहा है। एंड ऑफ द स्टोरी। भारत से इसका कहीं कोई लेना-देना नहीं। भारत को किसी ने कोई फॉर्मल प्रपोज़ल नहीं भेजा और नथिंग डूइंग। तो ज़ाहिर है भारत का कुछ बनता ही नहीं रिस्पॉन्ड करना। तो मैं आपको लिए चलता हूँ उस सारी बातचीत की तरफ कि दरअसल इसको तमाम पाकिस्तानी कैसे देखते हैं। और देखिए मेरा ये मानना है कि दरअसल वो तमाम लोग जो ये कहते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को भारत से ट्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है वो सही मायनों में भारत के दोस्त हैं। वो सही मायनों में भारत के दोस्त हैं क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। बजाए इसके कि हम उनको मना करें, दरअसल ये आइडिया वहाँ प्रोपेगेट अगर हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है सीरियसली कि भारत से अभी ये वक़्त नहीं है कि आप ट्रेड की बात करें। दरअसल मैं ये भी नहीं जानता कि वो वक़्त होगा कब और अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि पहले मजबूत हो जाए, तो वो मजबूती आएगी कहाँ से? किस आसमानी दवाई से उतरेगी वो नीचे? कोई नहीं जानता। तो कम से कम मैं तो नहीं जानता। ख़ैर मगर फ़िलहाल हालात ये हैं कि एक गुट वहाँ ऐसा भी है कुछ थिंकर्स का, ब अब्दुल बासित उसमें से एक हैं, हमारे प्यारे-प्यारे कमर चीमा साहब उसमें से एक हैं, जिनको ये लगता है कि और अब्दुल बासित तो बड़ा बहुत ज़ोर-शोर से बात कहते हैं कि हमको कश्मीर नहीं भूलना चाहिए और हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब वैसे वो मुल्क चलेगा कैसे ये वो नहीं बताते। ये ऐसे खतरनाक किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन मैं जब तक वो हाई कमिश्नर थे इंडिया में, तब तक तो उनकी सर्विसेज़ एवं थी। लेकिन हाँ, ये जो कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यू नो सो लेट इट बी आप ना ट्रेड करें भारत से, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी इस पर जो वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर जो डिस्कशंस हो रहे हैं विद इन पाकिस्तान, उसकी एक झलक हमें कमर चीमा साहब ने दिखाई थी पीछे और जिसको मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ और फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। लीजिए मैं आपको लिए चलता हूँ बहुत जल्दी से कमर चीमा साहब के पास में जहाँ हम फिर अ, बात करेंगे उनके जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर छीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो है ना वो चीन और अरबियों की तरह हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें। हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं। जबकि हुकूमत जो है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा। ये देखिए ये मैं आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको इसलिए कि मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं कल आपको कह रहा था कि इस्हाक डार साहब इतनी बार फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं और ये नोशन इतना ज़्यादा कॉपीड है लोगों के दिमाग में कि अगर पीएमएल-एन की गवर्नमेंट आ रही है, तो इस्हाक डार ही फॉरेन मिनिस्टर होंगे कि ये कमर चीमा साहब देखो कई महीने हुए सरकार बने हुए, लेकिन ये आज तक उनको फॉरेन मिनिस्टर बोलने में हिचकिचाते हैं, इनकी ज़बान पे आया ही नहीं। ये आज तक उनको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते फिर झटका मार के पीछे आते हैं बैक गियर लगा के कि नहीं फॉरेन मिनिस्टर जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, दैट इज़ हाउ इट गोज़। आगे देखिए। कि हाँ जी, हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर, तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया।
अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए, जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना बिल्कुल नहीं। चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए, पानी क्यों ना आए। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 बरस की $100 अरब की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है, और मजे की बात है ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी। सो ये 16 बरस से जारी नहीं था, ये चीमा साहब गलत कह रहे हैं। इसकी नेगोशिएशंस 15 साल से चल रही थी। 15 साल से इसकी नेगोशिएशंस चल रही थी, फाइनल अब हुआ है जाकर। और अब दिनों में जब ये फाइनल हुआ है, तो आने वाले सालों में ये अब लगाया जाएगा 100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आनी है, तो ये उस तरह का गेम है। तो बेसिकली जो टाइम लिया गया है ईयू के इन कंट्रीज़ के साथ में, वो बेसिकली उस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसको डिस्कस करने के लिए एग्रीमेंट को लगाया गया है इतना लंबा टाइम, 15 साल का। तो बेसिकली चीमा साहब का कहना ये है कि हिंदुस्तानी और ईयू ने इतना लंबा टाइम लिया है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने में, तो आप ओवरनाइट कोई चीज़ सोच नहीं सकते उनके साथ करने के लिए। दिस इज़ व्हाट ही मीन्स। ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं, और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं, जो कि सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं, आखिरी फेजेस में है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं, मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ, क्रिकेट की बात हो रही थी, और कहा क्यों खेलें हम बिल्कुल। क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ। आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइजमेंट है आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफ़ा एक एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा नुकसान होता है, मतलब आपकी जो क्रिकेट की अब आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तो जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है, वो गए हुए थे कराची, और वहाँ पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है, और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेसमैन है आरफ हबीब, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया, और ये बड़ी यार ये एक्चुअली ना ऐसा है नहीं। ये आरिफ हबीब भी मुझे सीरियसली लगता है दरअसल प्लांटेड है। आरिफ हबीब के ज़रिए बात कहलवाई जाती है, दरअसल होती ये बात सरकार के अंदर है। जो फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहा होता है या जो इशाकदार सोच रहे होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन इस बिज़नेसमैन के ज़रिए, आरिफ हबीब के ज़रिए करवाया जाता है। ये है सब के सब प्लांटेड। पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो प्लांटेड नहीं होता है। सब कुछ नेचुरल कुछ नहीं हो रहा होता, सब कुछ प्लांटेड होता है। तो ये आदमी भी दरअसल जो सवाल उठाता है, मुद्दा उठाता है, हाइलाइट करता है एक मुद्दे को, वो बेसिकली प्लांटेड आइटम है, जो कि इस मुद्दे को उठा के लाता है ताकि इस पे आगे बात शुरू हो। बढ़ चढ़ के बात ही, और उसके जिसे वो कहते हैं ना, जो वजीर आजम खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वजीर आजम खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वजीर आजम क्या बोले, क्योंकि वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन हैं। अब एग्ज़ैक्टली। होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको करती देती है पैटर्नेज,
हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। देखिए ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप जरा इसमें दोस्तों ये देखिए, एक रीज़न जिसकी वजह से मैं कमर चीमा को देखता हूँ, इस बंदे को कभी-कभी ईमानदारी का बुखार चढ़ जाता है और ये ईमानदारी से बोलने लग जाता है। नाउ राइट नाउ व्हाट ही इज़ टॉकिंग इज़ सेंस। आई मीन ईमानदारी से, यू नो, दिस गाय इज़ टॉकिंग सेंस राइट नाउ। इनफैक्ट इसने आज भी एक और बड़ा, आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है उसने। मैं उस पे भी बात करूँगा किसी दिन आपसे, जहाँ वो कनाडा में सिखिज़्म का जो खालिस्तान वाला मूवमेंट चल रहा है, उसके अगेंस्ट बोला उसने कि ये गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए, कि होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन वो दैट अपार्ट, मैं सब्जेक्ट को अलग ना करके मैं आपको बताऊँ, जैसे ये अब ये बोल रहा है। एक्चुअली दिस गाय इज़ टॉकिंग सेंस राइट नाउ। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसको क्रिटिकली देखूँगा, लेकिन हाँ, मुझे जो देखने में मज़ा आता है, व्हाई आई लाइक कमर चीमा इज़ ऑल्सो, कि वो जितना बेचारा उदास होता है, उतनी मुझे हँसी आती है कि यू नो, कि देखो ये बेचारा लिटरली ही इज़ सच अ पैट्रियट, कि वो रो रहा है, हालाँकि है वो एजेंट, मैं जानता हूँ। बट एट टाइम्स इसको बुखार चढ़ जाता है ईमानदारी का। राइट नाउ बुखार चढ़ा हुआ है। ज़रा देखिए बुखार में क्या बोल रहे हैं। आप इसको जरा समझे तो सही कि जो जिसका प्रोडक्ट जितना, देखिए चाइनीज क्यों दुनिया के अंदर एंटर हो गए हैं, क्यों उन्होंने अपनी स्पेस बनाई, बिकॉज उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया और वो उन्होंने सबको आगे लगाया हुआ है। अब अमेरिकी भी जो है वो, अभी मैं देख रहा था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना गए हुए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हम आपको जो है ना, अब वो अमेरिकन परेशान है कि चाइनीज हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इस हमारे लाहौर गुजरांवाला के अंदर एक मास्टर टाइल्स वाले थे जो टाइल्स बनाते थे, बड़ी अच्छी टाइल्स बनाते थे, लेकिन जब चाइनीज टाइल आ गई तो वो तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस उनका। अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज टाइल आने से हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है। आपने टाइल्स इंपोर्ट की, टाइल्स आपकी बड़ी जबरदस्त है, उन्होंने कहा यार यही अच्छी हैं, ठीक है जी। अब देखिए चीन और पाकिस्तान जो है, जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, उसकी जो बायलैटरल ट्रेड हमारी चीन के साथ $22 बिलियन है, और इसमें पता है क्या है, $20 बिलियन की इंपोर्ट है, सिर्फ $2 बिलियन एक्सपोर्ट है। हर चीज तो हमारी चीन से आती है। आप ये करें ना जरा इंडिया के साथ, तो ऐसे ही होगा। ये जो ट्रेड सरप्लस है, बेसिकली व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ ट्रेड सरप्लस, कि जो ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान चाइना के बीच में, इट्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बाय द रेशियो ऑफ 22। तो वो 20 बिलियन जो है वो चाइना को जाता है, इनका 2 बिलियन होता है, तो टोटल टोटल ट्रेड 22 बिलियन का है। हम तो इंडियन इकोनॉमी का शायद मुकाबला ना कर सकें, या हमारे लोग वो वहां पे ना वो उनके साथ उस तरह बिजनेस कर सकें। और हम हैं तो फिर हमने डबल गेमें तो बड़ी की हुई हैं। जब एक मौका था इंडिया को, जो एक आपता है उसको, कि हम जब कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक MFN स्टेटस देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, हमने वो दिए ही नहीं। इंडिया ने फिर आई थिंक ये 2019 में विड्रॉ कर लिया, उन्होंने 1991 में दिया था हमें कि जी हम इनके साथ कारोबार करना है। हम क्या करते थे, हम जब इंडिया के साथ MFN के हवाले से बात होती थी, 2008 9 10 11 में बात शुरू हुई, तो तब क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर थे, वो चले गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों ने दोबारा पंजे गाड़ लिए, तो उन्होंने महसूस ये किया कि शायद अब हम इंडिया से कारोबार कर सकेंगे। लेकिन जब हमने MFN स्टेटस इंडिया को देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की ये मजहबी जमातें हैं, और पर्टिकुलरली कौन सी मजहबी जमातें, ये हाफिज सईद और बाकी जो दूसरे ग्रुप थे, ये सारे दाएं बाजू के इकट्ठे हो गए और उन्होंने पकड़ के तो वो जुलूस निकाला पाकिस्तान की हुकूमत का। उन्होंने कहा हम ये जो भारत को स्टेटस दिया जा रहा है MFN का, ये हम नहीं मानेंगे। अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है कि भारत हमारा पसंदीदा तरीन मुल्क है, इंडिया
मैं आपको बताऊँ एक्चुअली इसमें उस समय फॉरेन मिनिस्टर थी इनकी हिना अरबानी खान। आपको याद होगा उस समय वो बैग वैग लेके वो इंडिया भी आई थी। हमारे यहाँ वो उन दिनों कौन वो एसएम कृष्णा हुआ करते थे, यू नो। और वो सिलसिले मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ आगे बढ़े थे और हालात यहाँ तक पहुँचे थे कि मोर और लेस द डील वाज़ डन एंड हिना रबानी खान यहाँ पे एश्योरेंस देकर गई थी कि मैं बस अब वापस जा रही हूँ और वापस जाके एंड आई विल सेट अप एवरीथिंग और आपको न सिर्फ एमएफएन स्टेटस मिल जाएगा बल्कि जो नॉर्मल हमारे बीच ट्रेड है वो सारी की सारी शुरू हो जाएगी। वो नहीं हो सका। जब वापस गए हैं तो वहाँ पर ज़रदारी साहब उन दिनों पावर में थे, प्रेज़िडेंट थे आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग या ही वाज़ द प्रेज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो उनके बदलते ही रहते थे, कभी आए कभी गए इन द सेंस कि कभी किसी कोर्ट ने फ़ारिग कर दिया तो कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ चल रहा था उनका। गिलानी साहब फ़ारिग हुए थे, आपको याद हो उसी ज़माने में कोर्ट से। तो ये वहाँ पर जो सिलसिले हुए, वहाँ जाकर इस पे लगी रोक, उन्हीं रीज़न से जो चीमा साहब बता रहे हैं। और आई रिमेंबर इट वेरी वेल एक दिन राउफ़ क्लासरा साहब इस बात का ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने जो मिनट्स हैं मीटिंग के वो देखे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई, उसमें शी लिटरली यू नो हिना अरवानी खान की बात कर रहा हूँ, शी लिटरली फॉट कि मैं वहाँ प्रॉमिस करके आई हूँ कि ये सब होगा, ये क्यों नहीं होगा? होना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट वी डिसाइडेड बट दैट वाज़ नॉट टू बी और जो पॉलिटिक्स अपना लेती है, अपना टॉल वो उसने लिया और वो सब एज़ आई सेड यू नो हिस्ट्री है। और नाउ अब इन पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी निकल चुका है। तो आगे देखिए चीमा साहब क्या कहते हैं। Is the most favorite country of Pakistan, but in reality अब जनरल पब्लिक जाहिल अवाम, ठीक है, उन्होंने हुँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा तो ये अब भारत जिसके साथ हम लड़ रहे हैं, जिसने कश्मीर पे कब्जा, जो हमारा यहाँ पे एक नैरेटिव है, तो अच्छा अब ये सबसे अच्छी रियासत बन जाएगी दुनिया में, ये तो हम हुँ, नहीं बर्दाश्त करेंगे, शोर ड्रामे ये वो। हुकूमत ने खामोश हो गई। तो मुझे बताया एक दफा एक शख्स ने, उसने कहा जनाब जनरल उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा सदर हैं, ये उस वक्त भी सदर थे, तो उनके पास एक ग्रुप आया बिजनेसमैनों का। उसने कहा भाई हम कारोबार करना चाहते हैं आपके इंडिया के साथ। उसने कहा अच्छा। उसने उस दौर के जो आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक महमूद कियानी, उनके पास भेज दिया कि जी आप करें कारोबार, उनसे बात करें, मेरे बस की तो बात नहीं है। तो हुँ। उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया। आज भी ये राहदारी की बात की जाती है। मैं इस राहदारी के हक में हूँ। आई ऑलवेज से दिस। हमारे यहाँ माहौल ये है कि लोग अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है। कहते हैं नहीं राहदारी नहीं देनी चाहिए, ये नहीं, बिल्कुल राहदारी भारत को देनी चाहिए। देखें भारत खुद तो राहदारियां क्रिएट कर रहा है। देखिए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है, राहदारियां ही तो हैं। भारत से चलेंगे मिडल ईस्ट में एंटर होंगे तो राहदारी किसकी इस्तेमाल होगी? उन्हीं की होगी ना। सो हमें जिसे वो कहते हैं ना जो एक मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस था, हमें वो देना चाहिए था। हमें उनके साथ काम करना चाहिए। आज हम इंडिया के साथ काम करना शुरू करें ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओ माय गॉड, बहुत वक्त चाहिए। देखिए बरतानिया और बाकी मुल्कों के साथ काम करते हुए कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये भारत के जो नए वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आपका क्या ख्याल है वो एग्री होंगे? आई हुँ। डोंट थिंक सो। लेकिन उनको पता भी कोई नहीं है। हो सकता है वो कहें हाँ जी, लेट्स गिव अ चांस, क्योंकि वो मजीद अगर वो ताकत में आते हैं। देखें पाकिस्तान में के वजीर आजमों के लिए भारत से बात करने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है। अवाम की ताकत होनी चाहिए इस पीछे। इसी तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तान से बात करने के लिए ताकत होनी चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी को ताकत मिलती है तो फिर आप ये समझ लें कि ये वो आ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है कि अब 2019 के बाद कोई ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब है। मैं समझता हूँ ये लोएस्ट पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। ठीक है जी। एक वक़्त था कि 2019 में हमने ताल्लुकात ख़राब किए, फिर हमने ये फ़ैसला किया कि कॉटन एंड शुगर जो है वो इम्पोर्ट करें। इसके ऊपर भी हमने बड़ी तनकीद की थी कि ये कॉटन एंड शुगर इम्पोर्ट होनी चाहिए थी। ये इसलिए इम्पोर्ट होनी चाहिए थी, रास्ते खुलते यार। मुझे चीन ये दोस्तों बात हो रही है इमरान खान के टेन्योर की। ये जो कॉटन एंड शुगर की बात कर रहे हैं,
कॉटन एंड शुगर 2 आइटम्स थे, जिनको इमरान खान के टेन्योर में, आपको याद हो, इनकी जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ईसीसी जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड थे हमाद अजहर। तो और इमरान खान ने कॉमर्स मिनिस्ट्री भी अपने पास ही रखी हुई थी। तो एज कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान ने इस प्रपोजल को क्लियर कर दिया कि भारत के साथ में कॉटन एंड शुगर का ट्रेड शुरू कर दिया जाए। लेकिन बाद में जब वो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की, तो वहाँ पर फवाद चौधरी, तो ये शेख रशीद और ये शाह महमूद कुरैशी, शिरीन मज़ारी, ये सब इमरान खान पे कूद पड़े कि भाई ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कश्मीर पॉलिसी खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कश्मीर पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगी बात, एंड इन दैट केस हमारा जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा, लोग हमको गालियां देंगे, पॉलिटिकली विल बी ओवर। एंड नतीजा ये कि इमरान खान गॉट स्कैर्ड, ही बैक्ड आउट, और उसने एज प्राइम मिनिस्टर, एज कॉमर्स मिनिस्टर उसने हाँ की थी, एज प्राइम मिनिस्टर उसने मना कर दिया और डिसीजन को कैंसिल कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंड विद दिस प्रपोजल दैट कमर चीमा साहब इज टॉकिंग अबाउट, इज कि वो जो कॉटन एंड शुगर का जो प्रपोजल हुआ था और ईसीसी ने उसको अप्रूव किया था, यहाँ तक कि हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी इस बात को लेकर, और फिर विदिन 24 आवर्स वो बैकआउट हो गया इलेक्शन, वो जो डिसीजन लेके आनी है, लेट्स से जी साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से, इधर से उधर से, तो मैं चीनी ये 200 किलोमीटर दूर दिल्ली से क्यों ना खरीद लूं, मैं यहाँ से क्यों ना ले लूं चीनी, ये 50 किलोमीटर लाहौर से मैंने आगे जाना, मुझे चीनी सस्ती पड़ जानी है। भाई अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। ये इनफैक्ट मैं तारिक भाई हमारे एक हैं वहाँ पे, ताहिर भाई लाहौर में जीएनएन टेलीविजन पे आते रहते हैं, तो ताहिर भाई को मैं उस दिन सुन रहा था एंड ही वाज सेइंग कि भाई मेरे घर से जो वाघा बॉर्डर है वो 24 किलोमीटर पड़ता है। बोले यार मैं अगर चीज़ें नॉर्मल हों तो मैं क्यों, ब्राज़ील से हमारे यहाँ टमाटर आ रहा है, बोले मैं ब्राज़ील का टमाटर क्यों खाऊँगा? मैं यहाँ से मोटरसाइकिल उठाऊँगा, भाग के जाऊँगा और ये बगल में वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर से उठा लाऊँगा टमाटर अपने घर के लिए। मुझे 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो टमाटर मिल जाएँगे, और मैं क्यों वहाँ ब्राज़ील का टमाटर लाके और 4 किलो 5 किलो फालतू फालतू कीमत दूँ उसकी। तो ये इस तरह की बातें पाकिस्तान में की जाती हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि एज़ आई सेड बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया है, और अब चीज़ें जहाँ खड़ी हैं वहाँ पर रीस्टार्ट बड़ा मुश्किल हो गया है। आगे देखिए। तकालीफ, ये मुश्किलें पैदा करनी बंद करें, कारोबार करना। देखें यहाँ तो हो आप इतने जोगे हो, तो जब जोगे ही नहीं है, अभी ईरानी सदर आए हुए थे तो हम कह रहे थे 10 अरब डॉलर तक ट्रेड लेके जानी है, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, जिससे हमारी तेल लेने की हिम्मत और जरूरत नहीं है। तो इंडिया के ऊपर तो कोई सैंक्शंस नहीं लगी हुई। माहौल बनाए, माहौल देखें। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा भारत से चीज़ें इंपोर्ट करता है। ठीक है जी। और अभी भी मुझे पता है कि पाकिस्तान जब ये हालात बेहतर थे 2018-19 में, तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर की हमारी उस वक्त इंपोर्ट थी इंडिया से, और पाकिस्तान से जो चीज़ें जाती थी वो कम ही थी, वो ज़्यादा नहीं थी, वो कोई मेरा ख्याल है 2-4 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर इतनी कोई थी मेरा ख्याल है। सो हमारी ये जो तजारत बंद हुई है, अब हमारे बिजनेसमैनों के मुंह में पानी आता है। वो कहते हैं अच्छा यूरोपियन जो ब्लॉक है वो भी आके 100 अरब डॉलर का मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, तो भारत को तरफ जाए ना, रास्ते खुले। ठीक है जी। सो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हम अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे करप्शन, बिजली की कीमतें, गैस, ब्रेड टेपिज्म, इतनी हाई लेवल पे चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमें जो चीज़ें सस्ती पड़ती है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को सुना है, वो कहते हैं हमें सस्ता ही चाइना पड़ता है, हम उस तरह की चीज़ घर में पैदा ही नहीं कर सकते। तो हमें, मुझे लगता है इंडिया सस्ता पड़ना है। सो हम एक इंपोर्टिंग नेशन है, इंपोर्ट करने वाली। यही तो वजह गोल्डमैन सैक्स हमें ये कहता है कि ये जितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, जब हमारी आबादी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि हमारी आबादी तो नहीं रुक रही 240 मिलियन की, अगर हम अगले कुछ सालों में 500 मिलियन हो जाते हैं, तो भैया 500 मिलियन आबादी ने कहाँ से खाना है?
तो वो इम्पोर्ट ही होनी है, तो वो तो हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो या फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जाना करना है। तो इन मुल्कों को बड़े फायदे होने हैं, इसमें इंडिया विल बी द वन। इंडिया भी, और अभी भी मैं वो देख रहा था, फवाद चौधरी साहब हैं हमारे, एक इमरान खान की पार्टी के, ही इज अ हॉक। ठीक है जी। आप, और देयर सो मेनी अदर्स, मैं, देयर ओपिनियन मेकर्स, क्योंकि पॉलिटिशियंस आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव टू सेट द टोन। एनालिस्ट भी हॉक्स हैं, बहुत सारे हॉक्स हैं। अभी फॉर एग्जांपल जी, वो जी फवाद चौधरी साहब ने कहा जी, ये हम पाकिस्तान के सेठ जो हैं, उनका नेशनल कैरेक्टर ही कोई नहीं है, उनके ज्यादातर मसले हैं, उनके अंदर हवस है, ये है, भूखे हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, भारत और इसराइल से ताल्लुकात। ये हमारे सियासतदानों को, ये जो पॉपुलर ओपिनियन है ना, ये ले डूबी है कि वो बात करो जो पॉपुलर हो। देखिए, अवाम के लिए, मुल्कों के लिए आपने पॉपुलर बातें सारा टाइम नहीं करनी होती। आपने वो बातें करनी होती हैं जो मुल्क के मफाद में अच्छी हों। ये पता नहीं हमारी कब समझ आएगी, ठीक है जी, कि हम कब ये हमारा अकल दिमाग काम करेगा। इंडिया देखें, मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक कमज़ोर पाकिस्तान से बात करे। इंडिया एक ताकतवर पाकिस्तान से बात करना चाहता है। देखिए, आप अपने एडवर्सरी जो होता है ना, उसको उसको ताकत में देखना पसंद करते हैं। कमज़ोर के साथ बात करने का आपको मज़ा ही कोई नहीं आना, जो टफ़ हो। सो हमें इन चीज़ों को ये समझना है कि इंडिया हमसे बात नहीं करेगा, हमें भी मज़बूत होना है, ताकतवर बनना है। ठीक है? एक बार की बात है मित्रों, जब सुषमा स्वराज जी पावर में थी, हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर थी, और ये ट्रेड डेलीगेशंस आ रहे थे, उन दिनों ये सारी बातचीत चल रही थी इनके यहाँ से। तो किसी ने पूछा था एक बार, इस तरह की बात पाकिस्तान से किसी ने उठाई थी हमारे यहाँ की टीम से, कि भई जो आपने लिस्ट बनाई है चीज़ों की, उसमें आपकी लिस्ट तो इतनी बड़ी है। हमारे यहाँ से जो आइटम्स हैं, वो आप उनकी लिस्ट आपने बहुत छोटी कर रखी है। तो मुझे याद है कि वो जो हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ से रिस्पॉन्स गया था, वो बड़ा यूनिक था। उन्होंने कहा कि तो ये बताइए आप कि हमको ये टेक्सटाइल, सीमेंट और शुगर के अलावा आप क्या दे सकते हैं हमको? एंड द पाकिस्तानी गाय हैड नो आंसर बेसिकली। तो ये बेसिकली ये मुद्दा हमेशा रहा है कि भई ये बड़ा आसान है कि आप चीज़ों की लिस्ट कितनी बड़ी बनी है, बड़ी या छोटी बनेगी। पर सवाल ये है कि सप्लाई के लिए आपके पास वो होना भी तो चाहिए। सो व्हाट डू यू प्रोड्यूस? मतलब कुछ भी नहीं, यू नो? सो दैट वे चीमा इज़ राइट व्हाट ही इज़ सेइंग। अपने हालात बेहतर करने हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर पहले, लेकिन माहौल तो बनाए ना ही भैया। अगर कल को नरेंद्र मोदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ हुँ, जी, हम पाकिस्तान से चीज़ें शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर ये ऐसे होगा, तो हुँ, देन दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, हुँ, मेनस्ट्रीमिंग ऑफ पाकिस्तान। हुँ, ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। हुँ, The हुँ, mainstreaming of Pakistan, because a section of the Indian government desires कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है वो रहनी चाहिए, या हम इनको इस तरह एंगेज ना करें। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना, ये सेक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम। ठीक है जी। सो ये एक राइट टाइम है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो यार। इन्होंने भी तो हमें मसरूफ किया, इन्होंने तो हमें तरक्की नहीं करने दी, तो हम इन पे क्यों तरस खाएं? हम क्यों इन पे तरस खाएं? क्या ये मतलब, एंड व्हाट डू दे हैव टू ऑफर अस? एक कुछ ऐसी एग्ज़ैक्टली। चीजें भी होती है ना कि मुल्क पूछते हैं कि ये क्या ऑफर करेंगे हमें, हमारे पास क्या, इनके पास क्या है हमें देने को। इस सवाल को रीफ़ॉर्मुलेट अगर हम कर लें, तो अभी कुछ 3 दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, जिनसे मेरी बात हो रही थी, और वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि महेश, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन के बाद में कोई चांसेस हैं कि वीज़ा रिलैक्सेशंस हों या रिलेशंस नॉर्मलाइज़ होने की तरफ कोई बात जाए? तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा यार एक काम कीजिए, आप अपने आप को पाकिस्तानी ना मान के थोड़ी देर के लिए मेरी साइड आ जाइए और हिंदुस्तानी बन जाइए, और फिर ये सोचिए कि अगर आप हिंदुस्तानी होते, तो क्या एक्चुअली रिलेशंस बनाना चाहते इस वक़्त? एंड प्रॉम्प्टली केम द रिप्लाई, इमीडिएटली व्हाट आवर रिप्लाई इज़।
उसने इमीडिएटली कहा, "नहीं, मैं नहीं करता।" दैट्स द आंसर। So what Seema is saying is absolutely right because this is what we feel. This is what I also feel कि हमको क्या ज़रूरत है भाई? आप जो कर रहे हैं, जो आपके फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों के वज़न के नीचे आप खुद दबे जा रहे हैं। अगर मेरा दुश्मन, जो अपने आप को मेरा दुश्मन कहता है, अगर वो दब रहा है, मैं क्यों बचाने जाऊँ उसको? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बचेगा, ताकतवर होगा और फिर मुझे ही मारेगा। So why do I take the chance with him? Because I have already taken multiple chances and each time I have been bitten back. ये क्वेश्चन है। सो मैं तो बिल्कुल उनकी देखें, जब आपने दुनिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हो तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अब जिस तरह की पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमत है और जिस तरह के ये जो ऑपोज़िशन के लोग हैं, जो इमरान खान की पार्टी है, वो बातें कर रहे हैं और वो सीधा कह रहे हैं कि जी ये सियासत ताजरों को हवस है। ओ भाई, हवस को छोड़ो, तुम देखो अवाम को क्या फ़ायदा होगा। ये आपके अंदर कोई हवस नहीं है, सियासी हवस। ठीक है जी। भारत भी तो तुर्की और बाकी मुल्कों से तजारत कर सकता है। क्या भारत और तुर्की ईरान से तजारत नहीं करते? हम नहीं कर सकते। ईरान से हम कर नहीं सकते, इंडिया से हम करना नहीं चाहते। कमाल है यार, हमारी तो मजबूरियां ही खा गई कि भारत और तुर्की ईरान से तजारत कर सकता है पर हमें इजाजत नहीं है, और भारत से हम करना नहीं चाहते। सो ये जो हमें तो मजबूर है। अच्छा, इन चीज़ों को पता है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, ये हैं, वो हैं, आगे पीछे। सो लेट्स ओपन न्यू मार्केट्स, हमारे लोगों के लिए फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, माहौल ख़राब हो, खींच के रखो, गेमा ख़राब कर दे, लड़ाइयाँ करो, ये करो, बंदे मारो, आपस में आग लगनी चाहिए। ये हमारे लोगों का ये है काम। हमारे पंजाबी कहते हैं काम चौक के रखो। ठीक है। सो ये जो है ना, ये काम चौक के रखने वाला सारा मजाज है पाकिस्तान की सियासतदानों का कि चुक के रखो जिस तरह जिन्ना हो सकता है। तो वो उन्होंने चुक के रखा हुआ इस सेंस में कि जी पाकिस्तान तरक्की ना करे, ना पॉलिटिकल स्टेबल हो और ना तरक्की करे। ये हमारे सियासतदानों का एग्ज़ैक्टली। एक वो है। क्योंकि हर बंदा वो जो कहता है मुल्क तरक्की तब कर सकता है अगर हम पावर में होंगे। अगर हम ऑपोजिशन में है तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिर बिच फौज आ जाती, फिर वो सारे सेट कर दी, फिर ये कहते हैं नहीं ज्यादती होगी, ये हो गया, वो हो गया। मतलब आप आपस में तो बैठते नहीं है। देन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को कहते हैं हमारे डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल मसले हल कराओ, हमारी पार्लियामेंट को चलाओ। दुनिया ही इज़ टॉकिंग अबाउट आर्मी नाउ। जो जैसे वो इमरान खान जो है बाजवा से कहता था कि मेरा फाइनेंस बिल पास कराओ, मेरा बजट पास कराओ, ये उसकी बात कर रहे हैं। में आपको कोई ऐसे सियासतदान नहीं मिलेंगे जो ये कहें। पता नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आती कि हमने क्या किस तरफ जाना है। दुनिया में कोई ऐसे सियासतदान नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे इमरान खान साहब वो सियासतदान थे जो फौज को कहते थे मेरे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें मेरी मदद करो। मनी बिल हर साल आता था, वो कहते थे इसमें हमारी मदद कर दो प्लीज, वरना अगर मनी बिल जो पास नहीं होता तो हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जाना पड़ेगा, ये होगा। तो वो फिर उस वक्त जनरल बाजवा उनकी मदद किया करते थे। तो फिर देन उन्होंने जनरल बाजवा को भी गालियां दी। मतलब ये सारा ये गंद है। हमारी तरक्की जो है, हमारे कारोबारी लोग शुक्र है ये सोचें और कहें कि तमाम मार्केट से काम करना है, ईरान से भी। देखिए, मैं तो इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ इट। वी नीड टू ट्रेड विद ईरान बिकॉज दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुझे डॉक्टर जयशंकर की बात मैं को 50,000 दफा कोट कर चुका हूँ, जब उसने ये कहा कि इंडियन अवाम का इसी में फायदा है कि रशिया का तेल आए, ताकि सस्ता तेल आएगा, मेरे अवाम में। देखिए, ये एक्चुअली ये आधा सच है। दिस इज़ वेयर आई ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ़ आधा सच है। जो जयशंकर जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन सच ये भी है कि अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस ने इसलिए भी नहीं उस समय पे भारत को रोका, क्योंकि जो रशियन ऑयल भारत आ रहा था, अगर वो रशियन भारत जो है उस ऑयल को अपने यहाँ लेके और रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को ना बेचता, तो आप ज़रा सोचिए पिछली सर्दियों में यूरोप सर्दी से मर गया होता। तो आप ये देखिए कि बेसिकली ये उनको मालूम था कि ये तेल भारत से घूमकर यहाँ आ रहा है। ये सबके लिए विन-विन सिचुएशन थी कि रशिया से भारत ले रहा है, इधर से आ रहा है, वो खरीद रहे हैं
और उनकी बचत हो रही है, बजाय इसके कि आप ना लें और ठंड में मर जाएँ वहाँ पे। तो ये जो है बेसिकली इट वाज़ विन-विन फॉर एवरीबॉडी कंसर्न्ड। तो यूरोप को बचाने के लिए जो कुछ किया भारत ने, जो कंट्रीब्यूशन किया एक तरह से, वो उस प्रोसेस में उसका अपना इकोनॉमिकल फ़ायदा भी हुआ। तो हमने क्रिएट की, हमने इस चीज़ को स्मूदन आउट किया कि उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हमने अपने लिए एक अपॉर्च्युनिटी देखी, उस अपॉर्च्युनिटी को हमने इन बिज़नेस सेंस यूज़ किया, एंड व्हाट वी डिड एंड दे कुड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज़ इट वाज़ इन देयर बेनिफिट। सो इट वाज़ सर्विंग ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। यूरोप के अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे, अमेरिका के अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे और इसीलिए वो चुप थे। ना हो तो बात लड़ाई पे आ जाए। जैसे कि अभी इस समय पिछले हफ्ते आपने देखी है ब्लिंकन साहब ने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है चाइना में, उस पे बात अलग करेंगे, पर ये फिलहाल आगे बात करते हैं इस पे। का तेल नहीं खरीद सकते। तो पाकिस्तान के कोई सदर वज़ीर आज़म या हमारे को फॉरेन मिनिस्टर के मुँह में ज़ुबान में छाले पड़े हैं, वो ऐसी बात नहीं कर सकते कि हमारे अवाम जो हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम $1600-1500 है, इंडियंस की तो 2600 है, हमारी जो है वो 1600-1500 है। ये भी मेरा ख्याल है कुछ 14 को 100 ही होनी है। टीवी पे इधर-उधर 1600 बताते हैं। तो हम तो वो उसपे, मतलब ये चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट मोदी जी अगर ये एग्री नहीं करेगी अनलेस हम विलिंगनेस शो करें और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि हाँ जी हम कारोबार करना चाहते हैं। जी मित्रों, तो ये रही वो बात जो मुझे आपको बतानी थी कि चीमा साहब जो हैं वो अचानक उनको ईमानदारी का दौरा पड़ा है और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये तमाम बात खोली है कि क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में फ़िलहाल ट्रेड नहीं हो पाएगी। बात सिर्फ विलिंगनेस की नहीं है कि वहाँ के ट्रेडर क्या चाहते हैं, बल्कि ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये भी उन्होंने बयान किए, और ये भी कि जो भारत का एटीट्यूड है इस सारी बात की तरफ, वो कैसा इन जनरल कैसा होगा। और फिर ऐसे में ज़ाहिर है कि तमाम जो आइडिया है उसके ऊपर पर्दा गिर पड़ता है। तो मित्रों, ये था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था आज का इस व्लॉग में आपसे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ है अब तक। लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, एंड शेयर कीजिएगा जहाँ भी कहीं आप करना चाहें, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करना चाहें अपने दोस्तों में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।